Good morning, everyone. I'm your science teacher, Iftikhar, is going to take your physics class in the lockdown, during this lockdown, and we are going to start the chapter number 9, that is force and law of motion. In the previous chapter, we have already studied about the motion and time. So, my dear student, what we have discussed in during the classes. So now we are going to start the chapter number 9, exercise 9 in physics. Okay, so the chapter number 9 is what? Force and law of motion. My dear student, we have already studied about the force and pressure in class 8. In class 8, you have already know about force and pressure. So we are very familiar with this word force. We are very familiar with this word force. So my dear student, as we know that great scientist Sir Isaac Newton gave the concept of force, and we know that the SI unit of force is Newton. Okay, so SI unit of force is Newton and its CGS unit is, do you know what is the CGS unit? If you forgot, then can you know hear the word about a simple word we just use, that is dyne. DYNE, dyne. Yes, भूत की फीमेल कैटेगरी, डाइन. So 1 Newton is equal to 10 to the power 5 डाइन. यानी 1 न्यूटन में मेरा कितना डाइन होता है? ये होता है 10 पे पावर 5 डाइन. जिस तरह से हम लोग कन्वर्ट करते हैं ना कि 1 kg is equal to 1000 ग्राम. सिमिलरली अगर हम लोगों को कन्वर्ट करना होगा 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन. तो अगर हम लोग इस तरह से करें बेटा, तो अगर हम लोग ये जानते हैं कि 1 डाइन इज इक्वल टू क्या होगा, तो 1 डाइन में जैसे हम लोग यहां पे कन्वर्ट किया था कि 1 kg इज इक्वल टू 10 पे पावर 3 डाइन. क्लियर है? तो अब हम लोग इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 10 पे पावर -3 kg हो सकता है. 10 पे पावर 3 kg हो सकता है. यहां पर तो हम लोग कर सकते हैं कि यहां पर 10 पे पावर 1 kg 1 kg इज इक्वल टू 10 पे पावर 3 ग्राम. ठीक है, तो अगर हम लोग 1 ग्राम को कन्वर्ट करेंगे तो 1 ग्राम मेरा हो जाएगा 1/1000 kg. ये मेरा 1/1000 kg हो सकता है. तो जब हम लोग इसको लिखेंगे तो इसको ये हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 1 ग्राम इज इक्वल टू 10 पे पावर -3 kg. यहां तक तो हो सकता है, इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं. अब हम लोग यहाँ पर स्टार्ट जब हम लोग ये कर रहे हैं तो हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके फर्स्ट पॉइंट, जो कि हमारे सामने आपने ये देखा होगा कि इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है फोर्स. ठीक है, पहले हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं. फर्स्ट
Get it erased to get it understand about the clear concept about the force. ये क्लास वाला डस्टर तो यहाँ पर है नहीं, जिसकी वजह से हम लोग इसको इजीली कर लें। ऑनलाइन है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, और वैसे भी कोरोना में का टाइम है, तो आप लोग अपने आप को सेफ रखें, एक दूसरे से ज़्यादा इंटरेक्ट ना हो, मास्क का यूज़ करें, बाहर ज़्यादा बिना किसी कारण के ना निकलें, घर पर रहें, खुद सेफ रहें और दूसरे को भी सेफ रखें। कोई भी बुरा वक्त आता है तो हम लोगों को कुछ ना कुछ लेसन देकर ही जाता है। यहाँ पर हम लोगों को अपने बारे में नहीं बल्कि दूसरों के बारे में भी सोचना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये जो वर्ड है इसको हम लोग पढ़ेंगे कि ये फोर्स है क्या। ये फोर्स, ठीक है, बहुत कॉमन वर्ड है। आप लोगों ने क्लास 5 में ऑलरेडी स्टडी किया होगा, क्लास 6 में, क्लास 7 में और क्लास 8 में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि टू पुल और पुश एनीथिंग इज कॉल्ड फोर्स। यानी हम लोग फोर्स के बारे में ये कह सकते हैं कि टू पुल और पुश एनीथिंग is called force. Okay, so my dear student, अगर यही डेफिनेशन हमने क्लास 5 में पढ़ा और अगर यही डेफिनेशन हम क्लास 9 में पढ़ेंगे तो हमारा स्टैंडर्ड में कोई डिफरेंस आएगा नहीं, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। जब आप बचपन में एबीसीडी आप लिखते होते हो तो मम्मी पापा जो आपको याद होगा कि एक लाइन ड्रॉ करके दे देते थे, या 2 या 3 पॉइंट उन्होंने ड्रॉ कर दिया और बोला कि आपको इस पॉइंट को मिलाना है। तो अगर सारा का सारा सेम डेफिनेशन अगर हम लोग यहां पर भी पढ़ते हैं तो पता कैसे चलेगा कि आप क्लास 6 के स्टूडेंट हैं और क्लास 9 के स्टूडेंट हैं। तो इसके लिए हम लोग यहां पर जो फोर्स के बारे में कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट। Force is an external agent which has a tendency to change the state of an object from rest to motion or motion to rest, change in direction, change in position, and change in shape. Okay, so here if we are talking about the force, and then we have a word that is law of motion. In the previous classes before lockdown, we have studied about that, the motion. Okay, so did you remind it? क्या आपने उसको याद किया था मोशन क्या है? यस, आपको याद होगा तो हम लोगों ने वहां पर मोशन के बारे में ये पढ़ा था कि इफ अ पार्टिकल डज नॉट change its position with time relative to an observer, then the particle is said to be in rest. मतलब अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में टाइम के साथ साथ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, कोई बदलाव नहीं हो रहा है, सिर्फ टाइम बढ़ता चला जा रहा है, उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं? रेस्ट कहते हैं। ठीक है, रेस्ट का मतलब हो गया नो चेंज इन पोजीशन, नो चेंज इन पोजीशन, नो चेंज इन पोजीशन विद टाइम। टाइम के साथ साथ पोजीशन में कोई चेंज नहीं है। आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो अपने घर से स्कूल आने के लिए बाइसाइकिल यूज करते होंगे। ठीक है, आप लोगों को यह बात मालूम होगा कि जब आप लोग 8 बजे हम लोगों के स्कूल का बेल लगता है था, और 8 बजे जब आप लोग क्लास में आने से पहले हमारे पार्किंग में जब आप अपने साइकिल को पार्क करते हैं, ठीक है, जब हम लोग यहां पर अपने साइकिल को इस तरह से, ये साइकिल है, उतना अच्छा डायग्राम नहीं है जिसको आप लोग देख के ये मजाक नहीं करिए, ठीक है, ये हम लोग एक साइकिल अगर यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, आपने इस साइकिल को पार्क कर दिया,
ठीक है, थोड़ी सी पुरानी बातें हैं, उसको हम लोग रिवाइज कर ले रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। ये साइकिल को आपने पार्क कर दिया 8 AM पे, 8 AM इन मॉर्निंग में। ठीक है, आपका साइकिल जो था जहां पर था जैसे था वो बिल्कुल वैसा ही रहेगा। ठीक है, जब आपकी छुट्टी हुई यहां से 2 बजे आप लोग यहां से निकले, जब छुट्टी हो गई, ठीक है, तब आपने अपने साइकिल को यहां से हटाया। ठीक है, इसका मतलब है कि 8 बजे से लेकर ये 2 बजे तक आपके साइकिल के पोजीशन में कोई बदलाव नहीं आया। ठीक है, ये 5 घंटे में आपका साइकिल जिस पोजीशन पे था सेम उसी पोजीशन पर हमेशा रहेगा, जब तक उसमें आप लोग चेंज ना कर दें। तो इस कंडीशन में हम लोग यहां पर साइकिल के कंडीशन में हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं इसको रेस्ट। ठीक है, जब हम लोग यहां पर इसको रेस्ट बोल सकते हैं, अब यहां पर बात आया बेटा कि हम लोग एक बस पे बैठते हैं। स्कूल बस पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो स्कूल बस पे बैठते हैं, और स्कूल बस पे बैठने के बाद ये आप 2 बजे आपकी छुट्टी हुई और 2 बजे से आप निकले और घर आप जो है वो 3 बजे पहुंचे। ठीक है, तो टाइम के साथ साथ आपके बस के पोजीशन में भी एक बदलाव आ रहा है। तो जब टाइम के साथ साथ आपके बस के पोजीशन में बदलाव आ रहा है तो इस कंडीशन में हम लोग बस को क्या बोलेंगे, मोशन। ठीक है, ऑलरेडी वी हैव, हम लोगों ने स्टडी, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दैट द मोशन। सो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ मोशन। फर्स्ट वन इज लीनियर मोशन, फर्स्ट वन इज लीनियर मोशन, second one is circular motion, third one is periodic motion, fourth one is oscillatory motion, and fifth one is random motion. In spite of that, we have already studied about that uniform and non-uniform motion. Got it? हम लोगों ने इसके बारे में ऑलरेडी बहुत सारे क्लासेस में डिस्कस किया था ऑनलाइन में। सिर्फ यहाँ पर एक रिवीजन का कॉन्सेप्ट हम ये आपको दे रहे हैं ताकि अगर आप लोगों के माइंड में मोशन से रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम आ जाए कि मोशन में क्या था, सर ने क्या पढ़ाया था, यानी आप लोगों को अगर याद ना हो तो हम लोग यहाँ पर उसका एक हल्का सा रिवीजन ले लेंगे ताकि हम लोगों को यहाँ पर एक पॉइंट के बारे में पता चल जाए कि आखिर हम लोगों को करना क्या है। सो if we are talking about the first motion, that is no linear motion. ठीक है, तो what is linear motion? linear motion, आप लोगों ने मैथ्स में लीनियर स्ट्रेट लाइन या लीनियर एंगल पढ़ा होगा। लीनियर मोशन का मतलब होता है कि वैसा मोशन जिसमें पार्टिकल बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में अपने मोशन को कैरी ऑन, कीप ऑन रखता है। ठीक है, बात समझ में आप लोगों को आ रहा होगा कि a motion in which particle moves in a straight line. ओके, इसको हम लोग समझने के लिए इस तरह से एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज कीजिए कि ये हमारे पास एक पेड़ है। ठीक है, ये एक पेड़ है, ये पेड़ है, और इस पेड़ में यहां पर एक फल लगा हुआ है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे होते हैं, जिस बच्चे ने यहां पर से एक ईंटा जो है वो ब्रिक उठाकर इसको मारा। अब ये पेड़ का जो फल है बेटा वो देखिएगा बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में गिरकर वो जमीन पर आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर एक पेड़ से गिरता हुआ एक फल है तो वो भी लीनियर मोशन में आ सकता है। मींस कंडीशन यहां पर यह है कि पार्टिकल बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में उस डिस्टेंस को कवर करेगा। या एक और एग्जांपल हम लोग यहां पर ले सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक टॉर्च है। ठीक है, जब इस टॉर्च को हम लोग जलाएंगे तो इस टॉर्च से एक रे ऑफ लाइट निकलेगा। ठीक है, ये रे ऑफ लाइट भी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ही चलता है। इस कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। सो आपने यहां पर याद किया होगा रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। rectilinear propagation of light yani the motion of a light in which light always travels in a straight line. Okay,
सो लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, इट मीन्स कि हमारा जो लाइट है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे चलता है। उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा होगा सर्कुलर मोशन, मतलब वैसा मोशन जिसमें पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ। फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, rotation of the earth, motion of the vehicles, motion of the wheel of the vehicles, and rotation of earth, revolution of earth, uh, motion of the planets, motion of the tower swing, motion of merry goes round. So these type of motions are included in circular motion. Okay, now we have already discussed about the periodic motion. So periodic motion means it is a type of motion in which object repeat its position after fixed interval of time. Means finally we can say that a motion in which particle again and again repeat its position after a certain interval of time. फॉर एग्जाम्पल, अगर आज आपकी छुट्टी 2 बजे हुई तो कल वापस आप स्कूल आएंगे 8 बजे, तो फिर आपकी छुट्टी जो है वो 2 बजे ही होगी। इट मीन्स ये मोशन जो है आपका वो कहलाएगा पीरियडिक मोशन। चेंज इन सीजन पीरियडिक मोशन हो सकता है। मोशन ऑफ द हैंड्स ऑफ क्लॉक, क्योंकि अगर आप घड़ी के कांटे को अगर आप देखेंगे बेटा ध्यान से, ठीक है, तो ये सेकंड वाला हैंड है, ये अगर 12 से स्टार्ट हुआ है तो ये पूरा 60 राउंड मारने के बाद वापस ये 12 पर ही आएगा। इट मींस हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि ये भी पीरियडिक मोशन है। उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट मोशन के बारे में आप लोगों को याद होगा जिसका नाम था ऑक्सीलेटरी मोशन। ऑक्सीलेटरी मोशन जो है वो हम लोग सिंपल कह सकते हैं टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम इट्स फिक्स्ड पोजीशन। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज कॉल्ड on its fixed position is called auxiliary motion। जैसे आप लोगों ने ये देखा होगा बेटा एक मोशन ऑफ पेंडुलम, ये पेंडुलम है, ये इसका मीन पोजीशन था, आपको याद होगा, ये अपने मीन पोजीशन से आगे और पीछे मूव करता रहता है, तो इसके ये मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीलेटरी मोशन। आप लोगों ने सोल्जर को देखा होगा जब वो मार्च पास करते हैं तो उनका हाथ जो है वो अप एंड डाउन अपने शोल्डर के अलोंग जो है वो अप एंड डाउन मूव करता रहता है। सो इस तरह के सारे मोशन को हम लोग रैंडम मोशन सॉरी ऑक्सीलेटरी मोशन बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों का जो लास्ट मोशन का टॉपिक था वो था रैंडम मोशन। रैंडम मोशन में आप लोगों ने ये देखा होगा बेटा कि रैंडम मोशन में अगर ऑब्जेक्ट का मोशन है तो वी आर नॉट डिफाइन इट्स डायरेक्शन अर्लियर। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने एक मक्खी बैठी हुई है, ठीक है, आप उस मक्खी को उड़ाने से पहले आप ये बता सकते हैं कि वो मक्खी जो है वो किस डायरेक्शन में उड़ के जाएगी। या आपने फुटबॉल का मैच देखा होगा, एक फुटबॉल प्लेयर जो है वो फुटबॉल को लेकर, ठीक है, वो जा रहा है, उसको किक मार रहा है, तो वो फुटबॉल को किस, ये यहां से लेकर ये 4 डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में वो किस डायरेक्शन में फुटबॉल को पास करेगा, क्या आप बता सकते हैं? ठीक है, इस डायरेक्शन में अगर प्लेयर है तो वो हो सकता है कि वो इस डायरेक्शन में पार कर दे, अगर इस डायरेक्शन में प्लेयर है तो हो सकता है कि वो पीछे फॉरवर्ड कर दे। तो इस कंडीशन में हम लोगों को ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन जो है वो पहले से पता नहीं होता है, इस कंडीशन में हम लोग पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं रैंडम मोशन। अब यहां पर बात आया है, चूंकि हम लोगों को चैप्टर जो पढ़ना था वो पढ़ना था फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में, तो हम लोगों ने फोर्स के बारे में जाना और लॉ ऑफ मोशन के बारे में भी, मोशन के बारे में भी जान लिया। ठीक है, न्यूटन ने हम लोगों को 3 बेसिक लॉ दिया था। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आया बेटा तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के थ्रू हम न्यूटन ने हम लोगों को डेफिनेशन ऑफ फोर्स बताया। डेफिनेशन ऑफ फोर्स के बारे में उन्होंने हम लोगों को बताया। सेकंड लॉ ऑफ मोशन के थ्रू हम लोगों ने फोर्स के फॉर्मूले को, है ना, फॉर्मूला ऑफ फोर्स जो कि F इज इक्वल टू एम
इनटू ए होता है, उसको डिफाइन किया गया। और थर्ड लॉ ऑफ मोशन तो आप लोगों ने ऑलरेडी जाना है, ठीक है, एक्शन गेट इट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, कैसे? तो आप ये समझ लीजिए कि आप साइकिल से जा रहे हैं, ठीक है, सामने से एक बाइक वाले ने आपको धक्का मारा, ठीक है, आपको ज्यादा चोट लगा, एक्शन आपके ऊपर ज्यादा हुआ, तो आप उतने ही गुस्से में उसके अगेंस्ट आप एक्शन लेंगे। ठीक है, हम किस अपने एक हाथ से दूसरे हाथ पे ताली बजाते हैं, तो जितना ताली बजाने में हमको अपने एक हाथ से दूसरे हाथ पे हम चोट फील करते हैं, उतना ही चोट हमको जो है वो दूसरे हाथ से पहले हाथ पे लगता है। मींस एवरी एक्शन गेट इट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, आप एक खाली बैग लेकर कैरी कर रहे हैं, उसको धक्का दे रहे हैं, खाली बॉक्स को आप धक्का दे रहे हैं, तो आपको कम फोर्स लग रहा है। अगर वो बॉक्स भरा रहेगा तो आपको ज्यादा फोर्स वहां पर फील करना पड़ेगा। होता है कि नहीं ऐसा? पर्टिकुलर हम लोग इस डायरेक्शन के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहां पर जो है वो एक पर्टिकुलर टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। यहां पर हम लोगों ने 3 बेसिक लॉ है, उसके बाद एक टर्म इसमें आता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा है। और फर्स्ट एग्जामिनेशन जो आपका एसे 1 होता है, उसमें ये क्वेश्चन हमेशा आता है। ठीक है, कुछ बेसिक सेलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं जिसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोशन का न्यूमेरिकल स्ट्रांगली जो है वो पूछता है। ठीक है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि इसमें आखिर हम लोगों को काम कैसे करना है। तो जैसा कि आपके सामने देख रहे होंगे कि आपके सामने एक बुक का पेज खुला हुआ है, ठीक है, एनसीईआरटी बुक सबके पास होगी। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में जब हम लोग उसका स्टडी करेंगे, तो ये वाला एक जो टर्म है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, ये काफी वर्ड जो है वो काफी अपने आप में एक अलग कॉन्सेप्ट रखता है कि आखिर हमको इसकी जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो जनरली हम लोग ये डिफाइन करेंगे, अभी हम लोग फोर्स को ये मान के चलेंगे कि फोर्स जो है वो है टू पुल और पुश एनीथिंग। ठीक है, किसी भी चीज को या तो धक्का देना, या उसको खींचना, या किसी ऑब्जेक्ट को चलते हुए चीज को रोक देना, या रुके हुए चीज को चला देना, ऑब्जेक्ट के स्टेट को बदल देना, ऑब्जेक्ट के शेप को बदल देना। मेरे पास एक बलून है, हमने बलून को उठाया, ठीक है, और उसमें हवा भर दिया, तो हवा जब भरा तो हमने मुंह से हवा भरने के बाद उसको फुलाया, तो वो फूला ना, तो उसका शेप चेंज हुआ। एक मेरे पास लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है, हमने उसको ब्रेक कर दिया इनटू 2 इक्वल पार्ट, तो वहां पर से वो टूट जाएगा। ठीक है, तो हमने उसका शेप चेंज कर दिया। तो इट मींस हम लोग कह सकते हैं कि हर चीज के लिए फोर्स जरूरी है। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द बेसिक कॉन्सेप्ट दैट इज फोर्स। That is force. So my dear student, you start to write it down what is force. So finally we are just start it from to pull or push anything is called force. अब ये फोर्स है, तो फोर्स के बारे में हम लोग ये जान लेंगे कि आखिर फोर्स है क्या। इसके बारे में हम लोग कुछ फैक्ट्स जानेंगे कि फैक्ट्स अबाउट फोर्स। ठीक है, टू पुल और पुश एनीथिंग इज कॉल्ड फोर्स। फोर्स के बारे में अगर हम लोग फैक्ट्स पढ़ें, फैक्ट्स ऑफ फोर्स, फैक्ट्स ऑफ फोर्स। सो फोर्स के बारे में हम लोग जान लेंगे कि फर्स्ट पॉइंट इसके बारे में है बेटा कि इट इज डिनोटेड बाय
F and arrow. What is arrow means? Yes, it is the symbol of vector. As you know that now, vector quantity is represented by putting an arrow over the head of the symbol. So it is denoted by F. Okay. Its SI unit is Newton. Its SI unit is Newton. Okay. Next point is that it is vector quantity. Yes, we can say that it is a vector quantity. And it is denoted by F. Its SI unit is Newton. It is a vector quantity. So my dear student, if it is a vector quantity, it may be zero. अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो ये इट मे बी जीरो, ये जीरो भी हो सकता है और निगेटिव और पॉजिटिव। ये निगेटिव भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये जीरो भी हो सकता है। निगेटिव किस केस में होगा, पॉजिटिव किस केस में होगा, वो हम लोग बता सकते हैं। वो अलग अलग कंडीशन है। सपोज कीजिए कि आप एक दीवार को पुश कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, ठीक है। तो आप जब वो उसको धक्का दे रहे हैं तो ना तो आप उसके स्टेट में कोई चेंज कर पा रहे हैं, ना उसके पोजीशन में आप चेंज कर पा रहे हैं। इसका मतलब है कि आपका पूरा का पूरा फोर्स जो है वो यूजलेस हो गया। एक ट्रक पार्क किया हुआ है एक मैदान में, आप उसको पुश कर रहे हैं तो आपका फोर्स लग रहा है, बट आपके फोर्स से कुछ इंपैक्ट नहीं मिल पा रहा है, जिसके वजह से हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर फोर्स मेरा कुछ लग ही नहीं रहा है, हमको पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है। फोर्स निकालने के लिए एक बेसिक फॉर्मूला होता है, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, जहां पर आप ये जान लीजिए कि वेयर एफ जो है वो हो जाएगा फोर्स, ओके, एम हो जाएगा मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ए हो जाएगा एक्सेलरेशन। यस, ये एक्सेलरेशन वही है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों को, ठीक है। जब यहां पर हम लोगों ने फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन पढ़ लिया है, तो अब हम लोग यहां पर एक बात और ये देख लेंगे कि फोर्स का एसआई यूनिट जो न्यूटन होता है, तो अब हम लोग 1 न्यूटन को, ठीक है, यहां पर 1 न्यूटन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ये फोर्स, आप ये फोर्स देख रहे हैं, फोर्स का एसआई यूनिट यहां पर न्यूटन होता है बेटा। ये मास है, ये मास का एसआई यूनिट केजी होता है, जिसको हम लोग सबको ही जानते हैं। और ये जो आपका एक्सेलरेशन है, इसका एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो सिंपल हम लोग अगर सिंगल ये टर्म में जाने कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 केजी और 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। फोर्स का यहाँ पे फोर्स का एसआई, ये हम जो देख रहे हैं ये वाला जो फोर्स है, ये फोर्स का एसआई यूनिट यहाँ पर न्यूटन है, ठीक है। मास सिंगल यूनिट के लिए हम लोग ले रहे हैं, तो ये मास जो है मेरा, इसका एसआई यूनिट केजी है, और ये जो एक्सेलरेशन है इसका एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो 1 न्यूटन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं सिंपल वर्ड में, अगर हम डिफाइन करना चाहें, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, नॉट अ कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन, वी आर जस्ट गोइंग टू डिफाइन इट, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर is called 1 न्यूटन। कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, ना कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन का, सिर्फ हम लोग ये जान लेंगे कि न्यूटन को डिफाइन करने के लिए हम लोग सिंपल वर्ड में, यहां पर ये जो आपने डेफिनेशन देखा कि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही हम लोग न्यूटन कह सकते हैं।
इसका मतलब है कि अगर हम लोग इसके डेफिनेशन के थ्रू जाएंगे तो न्यूटन को हम लोग ये बोल सकते हैं कि व्हेन 1 Newton is defined as when 1 kg object is moved with the acceleration meter 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब हम लोग यहां पर यह कह सकते हैं बेटा कि 1 न्यूटन वैसा फोर्स है जो कि जरूरत पड़ेगी हम लोगों को 1 केजी के ऑब्जेक्ट को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव कराने के लिए। द अमाउंट ऑफ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव 1 kg ऑफ ऑब्जेक्ट बाय द एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज कॉल्ड 1 न्यूटन। ओके, यहां तक तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर यहां पर कोई प्रॉब्लम आप लोगों को आता है तो प्लीज अपने क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में हमारे यूट्यूब के चैनल के जो कमेंट बॉक्स है उसके नीचे डाल देंगे। हम लोग उसको देखकर आगे को दूर करने की उसको कोशिश करेंगे। तो ये हम लोग डिफाइन कर लें कि 1 न्यूटन is the amount of force which is required to move 1 kg object by 1 meter per second square acceleration. So now it is a time to quick revision. In this chapter we are just going to study nothing more but the previous chapter. What is motion, how many types of motion, what is force, what we have studied in the previous class, in class 8 we have already studied that the force to pull or push anything is called force. And we have to studied in this chapter already means rest to complete this one, that is the law of motion. So this is the quick revision that what is force and what is the facts about the force. It is a unit, it is denoted by F dash. यहाँ पर हम लोग F जो यूज करेंगे बेटा वो ये वाला करेंगे, सिंपल लेटर वाला, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पर कर्सिव में F यूज कर देते हैं तो इट मीन्स इट वुड बी रॉन्ग, ठीक है। फिजिक्स है, यहाँ पर हम लोगों को अल्फाबेट कर्सिव यूनिट वगैरह लिखने में कर्सिव का लेटर का यूज नहीं करना है, जैसा कि हमने आपको क्लास में बताया था। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। 1 न्यूटन के बारे में भी हम लोग समझ गए। एक बार ये जान लीजिएगा कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। ये याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आता है कि 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, और 1 डाइन इज इक्वल टू 1 बाई 10 टू द पावर 5 न्यूटन और 10 टू द पावर -5 न्यूटन। ओके, सो आज के लिए इतना ही, बाकी का क्लास हम लोग कल करेंगे। टिल देन गुड बाय। दिस